हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के वर्ष 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक वीडियो में और 2023 से 2016 तक के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। तो 2023 का पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्याहार किसे कहते हैं, स्वउदाहरण समझाइए। उत्तर प्रत्याहार पूछा है। सबसे पहले परिभाषा, तो हेडिंग लिखेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं। उदाहरण जैसे कि अण प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ आता है और अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। तो देखिए केवल अच बोलने से इन सब का बोध हो जा रहा है। इतने सारे हैं अ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, केवल अच बोल दिए तो संक्षेपीकरण ही हुआ है ना। तो इसको कहते हैं प्रत्याहार। अब प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनते हैं। और जो आपको माहेश्वर सूत्र याद है, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं और जो 14 याद है तो आप किसी भी प्रत्याहार को आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको आप समझ लेते हैं। नीचे मैंने प्रत्याहार को ऐड किया है केवल समझाने के लिए, इसको आप आंसर में नहीं लिखेंगे प्रत्याहार के अंतर्गत। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह अण प्रत्याहार है, एग्जाम्पल में ही लिखा हुआ है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार जो है पहले माहेश्वर सूत्र से बनता है। पहला माहेश्वर सूत्र होता है अ, ई, उ, ड़। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत जो लास्ट वाला जो लेटर है ना, जो लास्ट वाला जो ये वर्ड है, इसको छोड़ दिया जाता है और पहले वाले को ले लिया जाता है। तो जैसे अड़ है ना, तो ड़ को छोड़ दिया जाएगा तो इसके अंतर्गत आ जाएगा अ, ई, उ। ऐसे ही अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार के अंदर आप देखिए चौ कहाँ है, जहाँ से पूछेगा वहाँ से शुरू करके अंतिम तक लिख देंगे, लास्ट वाले को छोड़ देंगे। और प्रत्येक प्रत्याहार के अंतिम वाले को भी छोड़ देंगे, मतलब लास्ट वाला वर्ड को। और जो पूछा रहेगा अच प्रत्याहार, जो लास्ट में चौ है, इसको भी छोड़ देंगे, बाकी सबको ले लेंगे। जैसे अच प्रत्याहार है तो यहाँ से शुरू है पहले माहेश्वर सूत्र से, और चौथे माहेश्वर सूत्र के अंतिम जो वर्ड है अच है, इसके बीच में सभी वर्डों को ले लेंगे। अ, ई, उ, ड़ को नहीं लेंगे क्योंकि प्रत्येक प्रत्याहार के अंतिम वर्ड को भी छोड़ देना है। तो इतना छोड़ के अ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, और च को छोड़ना ही था। तो इतने सारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ और उदाहरण को देखते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यण प्रत्याहार होता है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है य, व, र, ल। तो देखिए पांचवें माहेश्वर सूत्र में य है और य, ड़ जो है छठवें माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ड है। तो इससे यण प्रत्याहार बन जाएगा। य से शुरू करेंगे, य, व, र, लास्ट वाले को छोड़ते ही हैं ल। य, व, र, ल, ये माहेश्वर सूत्र जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऐसे जैसे फिर इक प्रत्याहार होता है, ई यहाँ पे है, क यहाँ पे है, तो ई, उ, री आते हैं, ये अंतिम वाला छोड़ ही देते हैं। तो ऐसे सारे प्रत्याहारों को आप लिख सकते हैं अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद हो तो। ये समझाने के लिए मैंने ऐड किया है। प्रश्न संख्या दूसरा है, पट धातु का लट लकार के सभी पुरुषों व सभी वचनों के रूप लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे पट धातु लट लकार। लट लकार पर वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। तो इसके सभी पुरुषों को ऐसे आप चार्ट बना लेंगे, पुरुष एक तरफ, वचन तीनों। और पट धातु का जो रूप हो जाएगा, प्रथम पुरुष में सभी वचनों में पठती, पठता, पठंती। अब मध्यम पुरुष में पठसी, पठता, पठत। और उत्तम पुरुष में पठामी, पठाव, पठाम। तो ये सभी रूप हो जाएंगे पट धातु का लट लकार में। इतना आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लघुत्तरीय का प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। प्रश्न के तीसरा है, अधोलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। कटहल, कबूतर, नारियल, अंगूर। तो एक तरफ लिख सकते हैं आप हिंदी नाम, हिंदी शब्द, दूसरी तरफ संस्कृत शब्द। कटहल को संस्कृत में पनसा कहते हैं और कबूतर का संस्कृत कपोता होता है, नारियल का नारिकेलम और अंगूर का द्राक्षा। यहाँ पे 4 पूछा है 2 नंबर का, यानी एक शब्द जो है आप एक शब्द लिखेंगे आपको आधा नंबर मिलेगा। इससे आसान क्या प्रश्न हो सकता है। और इसमें समय भी कम लगने हैं, आपको 2 नंबर भी मिल जाएगा और इसमें नंबर नहीं कटते हैं। प्रश्न के 4 है, संस्कृत शिक्षण में सस्वर पाठन की क्या उपयोगिता है। सस्वर पाठन का अर्थ होता है बोल के, तेज बोल के पढ़ना, उसी को सस्वर पाठन कहते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। सस्वर पठन की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है पढ़ने की गति और प्रवाह में सुधार। सस्वर पठन छात्रों को धीरे धीरे और शब्दों को तोड़कर पढ़ने के बजाय तेजी से और धारा प्रवाह पढ़ने में मदद करता है। दूसरा है उच्चारण और लय में सुधार। सस्वर पठन
छात्रों को शब्दों का उचित उच्चारण करने और पाठ को लयबद्ध तरीके से पढ़ने में मदद करता है। तीसरा है समझ और व्याख्या में सुधार। स्वसर पठन छात्रों को पाठ के अर्थ को बेहतर ढंग से समझने और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। चौथा है शब्दावली और व्याकरण में सुधार। स्वसर पठन छात्रों को नए शब्दों और व्याकरणिक संरचनाओं को सीखने और उनका उपयोग करने में मदद करता है। पांचवा है एकाग्रता और ध्यान में सुधार। स्वसर पठन छात्रों को एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। छठवां है आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति में सुधार। स्वसर पठन छात्रों को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावित ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 5 है कर्मवाच का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे कर्मवाच। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच कहते हैं। उदाहरण बालकेन पुस्तकम पठयते और दूसरा एग्जाम्पल है मया पत्र लिखते। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करना है, इसमें भावार्थ नहीं लिखना था। अनुवाद जब करना रहता है तो जो लिखा रहता है सेम आप वही संस्कृत में लिख देंगे। जब अर्थ पूछता है यही, अगर जो संस्कृत दिया रहता है उसका अर्थ पूछता है तो उसका भावार्थ लिखते हैं। पहला है विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा विद्यालम परितः वृक्षा सन्ति। दूसरा है प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा संस्कृत में प्रयागराजे गंगा यमुनयो संगम अस्ति। प्रश्न संख्या 7 है परोपकार विषय पर 2 पंक्तियां संस्कृत में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला पंक्ति हो जाएगा परेशामुपकारम परोपकार भवन्ति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ दूसरों का उपकार करना ही परोपकार होता है। और दूसरा है सत्य पुरुषा सदैव परेशामुकारम कुर्वन्ति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ सच्चे मनुष्य हमेशा दूसरों का भला करते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी इसलिए ऐड किया हूँ कि आपको समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है। बाकी आपको लिखना था संस्कृत में ही आपको पूछा था 2 पंक्ति लिखना था, तो आप केवल संस्कृत वाला ही लिखेंगे। मैं समझाने के लिए या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं और अच्छा है लिख देंगे, तो मैंने ये समझाने के लिए ये ऐड किया है हिंदी में कि आपको समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको संस्कृत उनका वीक होता है इसलिए। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है क्री धातु का, ये लुट नहीं है लिट है, लिट ऐसे ये मिस्टेक हो गया है, लिट लकार का रूप लिखिए। उत्तर क्री धातु में लिट लकार का रूप। तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा क्री धातु का करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति, और मध्यम पुरुष में करिष्यसि करिष्यथ करिष्यथ, और उत्तम पुरुष में करिष्यामि करिष्याव करिष्याम। जो पठ धातु है ना, पठ जैसे लिखते हैं पठ धातु का पठती पठता पठंती, उसी पे है ये, उसी के आधार पे क्री धातु का भी ऐसे ही लिख लेंगे। और जो आपका पठ धातु का याद है तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है 11 से 20 तक को गिनती संख्या को संस्कृत में लिखिए। उत्तर 11 से 20 तक के संख्यावाचक शब्द। 11 को संस्कृत में एकादश कहते हैं, 12 का संस्कृत द्वादश होता है, 13 का त्रयोदश, 14 का चतुर्दश, 15 का पंचदश, 16 का षोडश, 17 का सप्तदश, 18 का अष्टादश और 19 का नवदश या एकोनविंशति और 20 का विंशति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्व और तस्माद् तदैव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। इसका हिंदी में भावार्थ होगा, अर्थ होगा प्रिय वाक्य बोलने से सभी व्यक्ति प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, इसलिए सदैव प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। वाणी हमारे अधीन है और इसका कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है, तो प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता कैसी। ये जो पहला वाक्य है इसका जो अर्थ हुआ प्रिय वाक्य बोलने से सभी व्यक्ति प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, और दूसरे का इसका अर्थ हुआ तो प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता कैसी। बाकी जो ये बीच में लिखा हुआ है इसका भावार्थ लिखा हुआ है कि इसका जब अर्थ पूछेगा ना तो जो इसका ये पंक्तियां दोनों क्या कहना चाहती हैं उसको भी आप लिखेंगे, केवल आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे हिंदी में।
प्रश्न संख्या 11 है, उपसर्ग एवं प्रत्यय का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपसर्ग एवं प्रत्यय का अंतर निम्नलिखित है। पहला हेडिंग लिखेंगे उपसर्ग। तो इसमें पहला है, उपसर्ग सृज धातु में गंग प्रत्यय जोड़ने पर उपसर्ग शब्द निर्मित होता है। देखिए इसका अर्थ है, जो उपसर्ग शब्द है, इस शब्द के बारे में बताया, इसका निर्माण कैसे हुआ है। जो उपसर्ग होता है, इसमें धातु होता है सृज, इसमें गंग प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो इस शब्द का निर्माण होता है, यानी उपसर्ग का। ये शब्द के बारे में बताया है। दूसरा है, उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ता है, यानी ये हिंदी में भी है और संस्कृत में। उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ता है। और तीसरा है, उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, नए शब्द का निर्माण होता है। और चौथा है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। इसका उदाहरण दिया हुआ है, दा प्लस यत बराबर देयम, यानी जो दा है ये उपसर्ग है और यत जो है ये शब्द है। और दूसरा है, गम धन कीर्तन, यानी गति। अगला हेडिंग लिखेंगे प्रत्यय। प्रति उपसर्ग अ धातु में जुड़कर प्रत्यय शब्द का निर्माण करते हैं। दूसरा है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। और तीसरा है, प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द में मिलता जुलता रहता है। और चौथा है, संस्कृत में प्रत्यय की संख्या निश्चित नहीं है। देखिए तीसरा जो पॉइंट है ना, कि जो प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है शब्द के अर्थ में, और ये थोड़ा सा परिवर्तन करता है, लगभग जो शब्द का अर्थ रहता है प्रत्यय जुड़ने के बाद जो पहले अर्थ रहता है उसी के जैसा मिलता जुलता है। लेकिन जो उपसर्ग में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे जो उपसर्ग लगता है तो बिल्कुल अर्थ चेंज हो जाता है, जो शब्द रहता है उससे अर्थ बिल्कुल डिफरेंट होता है। और चौथा पॉइंट है इसमें, संस्कृत में प्रत्यय की संख्या निश्चित नहीं है। उदाहरण है, अनुधन गम अनुगच्छति, और दूसरा उदाहरण है, समधनची संचिनोति। प्रश्न संख्या 12 है, शिक्षण अधिगम में श्रव्य एवं दृश्य उपकरणों को सौदाहरण समझाइए। उत्तर है, संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है। पहला है, चित्र और फोटो। प्राचीन भारत साहित्य और संस्कृत से संबंधित चित्र और फोटो छात्रों को भाषा और संस्कृत से जोड़ने में मदद करते हैं। दूसरा है, श्यामपट्ट। श्यामपट्ट शिक्षा का अभिन्न मित्र है। सामान्य आर्थिक स्थिति वाला शिक्षक भी इसका उपयोग करता है। ये दोनों दृश्य सामग्रियां हैं। आगे है तीसरा, लपेट श्यामपट्ट, यानी रोलर ब्लैक बोर्ड। इसका उपयोग चित्र उद्धरण एवं परिभाषाओं हेतु किया जा सकता है। इससे कक्षा में अतिरिक्त श्रम एवं समय की बचत होती है। चौथा है, चार्ट। किसी काव्य की प्रस्तावना एवं व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करने हेतु स्वनिर्मित चार्ट बहुत उपयोगी एवं प्रभावकारी हैं। पांचवा है, एनिमेशन। संस्कृत व्याकरण और शब्दावली को समझने के लिए एनिमेशन एक आकर्षक माध्यम है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, यण संधि की सूत्र के माध्यम से स्वोदाहरण की व्याख्या कीजिए। स्वोदाहरण की नहीं, स्वोदाहरण व्याख्या कीजिए, की नहीं रहेगा यहाँ पे। तो उत्तर हो जाएगा, यण संधि का सूत्र, इको यणचि। सूत्रार्थ है इसका, इक प्रत्याहार ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः यानी उनके स्थान पर य प्रत्याहार य व र ल व हो जाता है। जैसे कि पहला है, ई के बाद असमान स्वर आता है तो यह होता है। इसका एग्जाम्पल है, अभिधन उदय बराबर अभ्युदय, प्रतिधन एकम बराबर प्रत्येकम। जैसे यहाँ पे छोटी की मात्रा आया है अभी में, भी में, और उसके बाद असमान स्वर आया है, यानी छोटी या बड़ी आता तो समान स्वर होता है, यहाँ पे जो स्वर है बदल गया है, उ आया है तो ई का य हो जाता है क्रमशः ना, ई का य होगा तो अभ्युदय हो गया है। देखिए यहाँ पे ई रहना चाहिए लेकिन य हो गया अभ्युदय। और प्रतिधन एकम, यहाँ पे भी ई के बाद ए आया हुआ है, समान स्वर है तो प्रत्येकम हो गया है। तो यहाँ पे ई का ही य हुआ है, ई के बाद ही आया हुआ है ए असमान स्वर तो ई का य हो गया है। दूसरा है, उ धन असमान स्वर, यानी उ के बाद असमान स्वर आया तो वह होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सुधन आगतम स्वागतम। यहाँ पे उ आया है फिर असमान स्वर आ आया है तो स्वागतम हो गया। अनुधन एषणम अन्वेषणम। और तीसरा है, री, और री के बाद असमान स्वर आया तो उसका र हो जाता है। जैसे कि पितृधन, यहाँ पे री आया हुआ है उसके बाद असमान स्वर आ आया है तो पित्राज्ञा हो गया। मातृधन अंश बराबर मातृंश। ऐसे ही घ है, री के बाद असमान स्वर आया तो ल हो जाता है, जैसे ली धन आकृति लाकृति। प्रश्न संख्या 14 है, संस्कृत में कारक कितने होते हैं, नाम सहित लिखिए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे, कारक क्रियान्वितम
कारकत्वम अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को उपसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, जबकि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। उदाहरण बालक पठति, इसमें लड़का पढ़ता है। इस वाक्य में पठति क्रिया का सीधा संबंध बालक से है, इसलिए यहाँ पे कारक है। कारक के भेद, यही तो भेद ही पूछा हुआ था कारक के साथ। कारक के 6 भेद होते हैं। आप ऐसे चार्ट बना लेंगे, विभक्ति, कारक और उसका चिन्ह। तो प्रथमा विभक्ति का जो कारक होता है कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता ने कर्म को, ये द्वितीय विभक्ति होता है। तृतीय का करण से या के द्वारा, चतुर्थी का संप्रदान के लिए, और पंचमी का अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में से प्रयोग होता है। और जो यहाँ पे है तृतीय विभक्ति में कर्ण, यहाँ भी से है, लेकिन वहाँ पे अलग होना के अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, वो साथ ही में होता है। वहाँ पे जो वस्तु प्रयोग से के लिए यूज की जाती है तो वहाँ पे वो साथ में रहता है या के द्वारा होता है। और षष्ठी है संबंध कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है काके की रारे री नानी ने। इसके बाद है 2021 का क्वेश्चन पेपर। 2021 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियां, हेडिंग लिखेंगे। मैकाले पद्धति ने शिक्षण में प्रयुक्त विधि ही नवीन विधि कहलाती है। संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है पाठ्यपुस्तक विधि। भारत में पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक डॉक्टर, ये वन नहीं रहेगा, ये मिस्टेक हो गया है, डॉक्टर वेस्ट महोदय थे। इनके अनुसार निर्धारित पाठ्यपुस्तक जो कि कक्षा के छात्रों के स्तर के अनुकूल होती है, उन पाठों का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। इसके पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य छात्रों का स्वयं ही अध्ययन करके सरल संस्कृत ज्ञान प्राप्त करना है। संपूर्ण अध्ययन का केंद्र बिंदु पाठ्यपुस्तक होती है। दूसरा है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि को निर्बाध विधि या सुगम विधि भी कहते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में इस विधि का प्रयोग किया गया था। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जिस भाषा का अध्ययन किया जा रहा है वह उसी भाषा में हो, जैसे संस्कृत का संस्कृत माध्यम में तथा अंग्रेजी का अंग्रेजी माध्यम में होना। देखिए, प्रत्यक्ष विधि का मतलब कि किसी जो मदर टंग है यानी बीच में किसी लैंग्वेज को पाड़ नहीं प्रदान किया जाता। पाड़ का अर्थ होता है मचाने, यानी उसका हेल्प लेना मदर टंग का। तो जो जिस प्रत्यक्ष विधि में जिस भी भाषा को सिखा रहे हैं बच्चे को, वो उसी भाषा में ही सिखाएंगे उसको। यानी अगर जो बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, इंग्लिश मीडियम से ही इंग्लिश में ही सिखाएंगे, और संस्कृत सीख रहा है तो संस्कृत में सिखाएंगे। यही है प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न संख्या 3 है विश्लेषणात्मक विधि। इस विधि में पूर्व से अंश की ओर सूत्र का अनुसरण किया जाता है। इसमें पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है। व्याकरण एवं कक्षा शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है। और चौथा है हर्बर्टी पंचपदी विधि। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट महोदय ने किया था। इसमें 5 सोपान थे। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रदर्शन, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और 5वां प्रयोग। प्रश्न संख्या 16 है वृद्धि संधि की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। उत्तर सूत्र है इसका वृद्धिरेचि। इसका परिभाषा है जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए, और ओ या अ आए तो अ बन जाता है। इस प्रकार बनने वाले शब्दों को वृद्धि संधि कहा जाता है। जैसे, और जो अ या आ के बाद ए या ए आता है तो इसके स्थान पे ए हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। इसी का दीर्घ वाला रूप दूसरा जो है ना दीर्घ है, ये हो जाता है। और अ या आ के बाद ओ या अ आए तो इसी का दीर्घ अ हो जाता है, यही दीर्घ संधि है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण है सदा धन एव बराबर सदैव। यहाँ आ आया हुआ है द में, उसके बाद एड़ी वाला ए जो छोटा वाला ए आया हुआ है तो इसी का बड़ा डबल वाला हो गया है ए सदैव। न धन एवं यानी नैवम, यहाँ पे अ के बाद ए आया है तो ए हो गया है। ऐसे ही जल धन ओघ, ओध है ये ध होगा तो जलौध हो जाएगा। यहाँ पे औ की मात्रा हो गया है ओ का, यहाँ पे ये ध है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। बाकी मैं पीडीएफ में इसको करेक्ट करके टेलीग्राम पे भेज दूंगा। प्रश्न संख्या 17 है दृश्य धातु के लट लकार के रूप लिखिए तीनों पुरुष तीनों वचनों में, यानी वही है। और जो आपको पठ धातु का याद है तो उसी के आधार पे इसको भी आप लिख सकते हैं। लट लकार में ही पहला जो लकार होता है लट लकार, ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, उसी में लिखना है। दृश्य धातु के लट लकार के रूप हो जाएंगे प्रथमा में पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। मध्यम पुरुष में
पश्यसि, पश्यथ, पश्यत। और उत्तम पुरुष में पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। मकड़ी, अनार, दुपट्टा, लोमड़ी। 2 नंबर का प्रश्न है और 4 ही वर्ड दिए हुए हैं, यानी 4 ही शब्द हैं और इनका लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। केवल एक शब्द लिखना है आधा नंबर के लिए, तो आप ऐसे लिख लेंगे हिंदी में नाम और संस्कृत में नाम। मकड़ी का संस्कृत होता है लूता, अनार का दाड़िमम, दुपट्टा का उत्तरीयम और लोमड़ी का लोमसा। प्रश्न संख्या 19 है, बहुब्रीहि समास की परिभाषा दें एवं उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर सूत्र लिखेंगे, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। परिभाषा इसका अर्थात जिस समास में समासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रदान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदरः, यानी लंबवम उदरम यस्य स, यानी लंबा है उदर जिसका, यानी किसका, गणेश, गणेश जी। तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान ना हो के तीसरे पद की तरफ संकेत हो, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, यहाँ लंबवत, उदर, उदरम दोनों विशेषण विशेष तो हैं परंतु वे किसी अन्य पद गणेश की विशेषता बता रहे हैं, अतः यहाँ बहुब्रीहि समास है। ऐसे ही एग्जाम्पल हो जाएगा दूसरा, पीताम्बरम, पीताम्बरा, पीतम अम्बर यस्य स, यानी पीला है वस्त्र जिसका, यानी श्री कृष्ण। दूसरा है नीलकंठ, नीलकंठ यस्य स, यानी नील जिसका कंठ नीला हो, यानी भगवान शिव। और चौथा है चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य स, यानी जिसके सर पे चंद्र हो, यानी चंद्रमा हो, तो किसके सर पे है, यानी भगवान शिव पे। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। श्लोक क्या है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्व, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका हिंदी अर्थ होगा, प्रिय वाक्य बोलने से सभी व्यक्ति प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। ये पहला जो सेंटेंस है इसका हिंदी अर्थ होगा, इसलिए सदैव प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। इसका वो भावार्थ है, वाणी हमारे अधीन है और इसका कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है। तो दूसरे जो सेंटेंस है, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसका जो अनुवाद होगा यानी अर्थ होगा, तो प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता कैसी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है, विद्वान सर्वत्र पूज्य होता है, और दूसरा है बी, वह ब्राह्मण को दान देता है। सी है, वह दोनों भोजन करते हैं, और डी है, कल हम सब विद्यालय जाएंगे। तो पहला है, विद्वान सर्वत्र पूज्य होता है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बी है, वह ब्राह्मण को दान देता है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, सह विप्राय दानम ददाति। सी है, हम दोनों भोजन करते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद है, आवाम भोजनम कुर्वाय। और डी है, कल हम सब विद्यालय जाएंगे, इसका संस्कृत अनुवाद है, सस्व वयम विद्यालयम गमिष्यामः। इसके बाद है 2020 का क्वेश्चन पेपर। 2020 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, लिख धातु के लट लकार का रूप लिखिए। देखिए फिर से लट लकार में लिखना है, लिख धातु का, पट धातु का, क्री धातु का, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। दृश्य भी धातु का भी पढ़ा है, और लट लकार में ही सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। और जो आपको पठ याद कर लीजिएगा, पठ का याद है तो आप लिख सकते हैं लट लकार में। तो इसका रूप हो जाएगा, लिखती लिखता लिखंती। मध्यम पुरुष में लिखसी लिखता लिखत, और उत्तम पुरुष में लिखामी लिखाव लिखाम। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। श्लोक है, विद्या विवादायम धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय। इसका हिंदी में अर्थ होगा, विद्या धन और शक्ति जहाँ एक खल यानी दुर्जन को विवादी, अहंकारी और अत्याचारी बनाते हैं, वहीं एक साधु सज्जन को ज्ञानी, दानी और रक्षक बनाते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, शिक्षण अधिगम के श्रव्य उपकरण क्या हैं। श्रव्य का अर्थ होता है सुनना है, सुनने वाले ऐसे उपकरण जो शिक्षण अधिगम में मदद करते हैं उनको लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, शिक्षण अधिगम के श्रव्य उपकरण। शिक्षण अधिगम के
लिए निम्नलिखित श्रव्य उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला है रेडियो। रेडियो का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रमों, संगीत और कहानियों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कैसेट प्लेयर। कैसेट प्लेयर का प्रयोग ध्वनि रिकॉर्डिंग चलाने के लिए किया जाता है। इसमें व्याख्यान, भाषा पाठ और ऑडियो बुक चलाने के लिए किया जाता है। तीसरा है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का प्रयोग भी अन्य उपकरणों की तरह ही किया जाता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड किया हुआ संगीत, व्याख्यान सुना जा सकता है ग्रामोफोन से। और चौथा है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट डिजिटल ऑडियो फाइलें हैं जिन्हें इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न विषयों पर शैक्षिक सामग्री प्रदान करने के लिए किया जाता है। पांचवा है ऑडियो बुक। ऑडियो बुक किसी व्यक्ति या छात्र को किताब का पाठ पढ़ने के बजाय किताब के पाठ की रिकॉर्डिंग सुनने की अनुमति देता है। इसका उपयोग कहानियाँ, उपन्यास, कथा तथा साहित्य और शैक्षिक पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है 12 से 15 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। उत्तर 12 से 15 तक संस्कृत में संख्यावाचक शब्द है। 12 को द्वादश होता है संस्कृत, 13 का संस्कृत त्रयोदश, 14 का चतुर्दश, 15 का पंचदश। प्रश्न संख्या 26 है निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। कौवा, आम, तोता, केला, घर। तो हिंदी नाम दूसरी तरफ लिखेंगे संस्कृत नाम। कौवा का संस्कृत है काक, आम का आम्रम, तोता का सुका, केला का कदलीफलम, घर का गृहम। प्रश्न संख्या 27 है करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे करण कारक। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा होता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक का सूत्र होता है साधकतम करणम कर्तकरणम योस्य तृतीया। ये उसका सूत्र है। कोई ज़रूरी नहीं है सूत्र लिखना, और जो आपको ना याद हो तो कोई बात नहीं, आप परिभाषा लिखेंगे और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल दिया है मदना कलमेन लिखती, यानी मदन कलम से लिखता है। इस वाक्य में मदन कर्ता और वह कलम की सहायता से लिख रहा है, इसलिए कलम सहायक कारक है। अगर जो हिंदी में रहता तो आप से यहाँ पे दिया हुआ है पहचान लेते कि मदन जो है कलम से लिख रहा है, तो से विभक्ति चिन्ह होता है, आप पहचान लेते। लेकिन यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है ना, तो आपको इसका भावार्थ आना चाहिए। इसका अर्थ निकाल के आप पता कर लेंगे कि करण कारक है। प्रश्न संख्या 28 है अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वाक्य दिया हुआ है पहला मोहन पैर से लंगड़ा है, दूसरा है वह गांव जाता है, तीसरा है गणेश को नमस्कार है, चौथा है राम फल खाता है। इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा पहले का मोहन पैर से लंगड़ा है का मोहन पादेन खंग अस्ति, दूसरा है वह गांव जाता है, इसका संस्कृत होगा सह ग्रामम गच्छति, तीसरा है गणेश को नमस्कार है, इसका संस्कृत होगा गणेशाय नमः, चौथा है राम फल खाता है, इसका संस्कृत होगा राम फलम खादति। इसके बाद है 2019 का क्वेश्चन पेपर। 2019 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है गम धातु का लिट लकार का रूप लिखिए, यानी गम धातु का लिट लकार का रूप हो जाएगा प्रथम पुरुष का गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, मध्यम पुरुष का गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, और उत्तम पुरुष का गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। प्रश्न संख्या 30 है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में भाव स्पष्ट कीजिए। श्लोक है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम मूढ़े पषाढ़ खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका हिंदी अर्थ होगा पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन, परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझा जाता है। प्रश्न संख्या 31 है संस्कृत में सस्वर पठन की क्या उपयोगिता है। उत्तर सस्वर पठन की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है पढ़ने की गति और प्रवाह में सुधार। सस्वर पठन छात्रों को धीरे धीरे और शब्दों को तोड़कर पढ़ने के बजाय तेजी से और धारा प्रवाह पढ़ने में मदद करता है। दूसरा है उच्चारण और लय में सुधार। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। सस्वर पठन छात्रों को शब्दों का उचित उच्चारण करके और पाठ को लयबद्ध तरीके से पढ़ने में मदद करता है। तीसरा है समझ और व्याख्या में सुधार। सस्वर पठन छात्रों को पाठ के अर्थ को बेहतर ढंग से समझने और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। चौथा है शब्दावली और व्याकरण में सुधार। सस्वर पठन छात्रों को नए शब्दों और व्याकरण संरचनाओं को सीखने और उनका उपयोग करने में मदद करता है।
पांचवा है एकाग्रता और ध्यान में सुधार। स्वसर पठन छात्रों को एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। और छठवां है आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति में सुधार। स्वसर पठन छात्रों को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। और सातवां है मनोरंजन और आनंद। स्वस्वर पठन छात्रों के लिए एक मनोरंजन और आनंद गतिविधि हो सकती है। ये हेडिंग है, मनोरंजन और आनंद, इतना आप हेडिंग लिखेंगे, ये हाईलाइट करना मैं भूल गया हूँ। और आठवां है पॉइंट सार्वजनिक बोलने में सुधार। स्वस्वर पठन छात्रों को सार्वजनिक बोलने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 32 है 17 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। उत्तर 17 से 20 तक के संख्यावाचक शब्द निम्नलिखित हैं। पहला है ये 17 का जो संस्कृत है सप्तदश, 18 का संस्कृत होता है अष्टादश, 19 का नवदश या एकोनविंशति और 20 का विंशति। प्रश्न संख्या 33 है निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। कबूतर, परवल, जामुन, कटहल, तोता, गिलहरी। तो कबूतर का संस्कृत नाम हो जाएगा कपोता, परवल का कुलकम, जामुन का जम्बू, कटहल का पनसा, तोता का कीड़ा या शुक, गिलहरी का चिरकोड़। प्रश्न संख्या 34 है अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। देखिए हर एक प्रश्न पत्र में एक कारक पूछा है, एक श्लोक पूछा है और एक धातु रूप पूछा है। तो आप 4-5 का तो धातु रूप याद कर लीजिएगा, 5-6 का, और कारक सभी अच्छे से तैयार करिए। संधि भी पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर करने से आपको पैटर्न का पता लगता है कि प्रश्न कैसे पूछ रहा है और आपको तैयारी में काफ़ी मदद करता है प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट प्रश्न सेम पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 34 है अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका हेडिंग लिखेंगे अपादान कारक। जिस वस्तु से किसी का पृथक होना पाया जाता है अर्थात जिससे वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, यानी से अलग होने के अर्थ के लिए है। पहला उदाहरण है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी इसका हिंदी होगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ ये से प्रयोग हुआ है, अलग होने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। जो पत्ते हैं वृक्ष से अलग हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपादान कारक है। दूसरा है महेश आसनात उत्तिष्ठति, यानी महेश आसन से उठता है, यानी बिस्तर से उठता है। तो यहाँ पे भी अलग होने का अर्थ है। और तीसरा है गंगा हिमालयात प्रवहति, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पे भी अपादान कारक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है तुम सब कहाँ जाते हो, इसका संस्कृत होगा युवम कुत्र गच्छत। और दूसरा है राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, इसका संस्कृत अनुवाद होगा रामेण सह लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत। तीसरा है सूर्य को नमस्कार, यानी सूर्याय नमः। और चौथा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2018 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है संस्कृत शिक्षण की विधियां लिखिए। देखिए इसके पहले हम लोग ये प्रश्न आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे पूछा था संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियों को लिखिए। जब नवीन विधियाँ पूछेगा तो मैकाले ने जो शिक्षण विधियाँ सजेस्ट किया था उसको लिखेंगे। और जब ऐसे पूछेगा शिक्षण विधियाँ की संस्कृत शिक्षण की विधियाँ लिखिए, तो कोई भी विधि जो नॉर्मल जो विधि होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, शिक्षण अधिगम करने के लिए, तो वही संस्कृत के लिए भी होगा। क्योंकि इसके लिए कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती है। जो नॉर्मल विधि होती है जिससे सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, वो भी संस्कृत के लिए ही होंगे। लेकिन जब नवीन पूछेगा तो मैकाले द्वारा लिखेंगे, इतना आप याद रखेंगे। और इसी में संस्कृत की शिक्षण विधियों में मैकाले वाले भी लिख सकते हैं, लेकिन मैकाले वाले में नवीन विधियों में ये सारी विधियों को नहीं लिखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत शिक्षण की विधियाँ। संस्कृत भाषा सीखने के लिए कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है व्याकरण अनुवाद विधि। यह विधि संस्कृत शिक्षण की सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को रटने और उनका अनुवाद करके भाषा सीखने पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में भाषा सीखने वाले को सीधे संस्कृत में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये एक नवीन विधि है, प्रत्यक्ष विधि पढ़ा था हम लोगों ने नवीन विधि में। और तीसरा है संयुक्त विधि। यह व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि का मिश्रण है। इस विधि में व्याकरण के नियमों और शब्दों के अर्थों के साथ साथ भाषा बोलने और सुनने का अभ्यास भी किया जाता है। चौथा है श्रवण भाषण विधि। इस विधि में भाषा सीखने के लिए श्रवण और भाषण पर केंद्रित होती है। इस विधि द्वारा छात्रों को भाषा सुनने और बोलने का अभ्यास कराया जाता है। पांचवा है प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण।
वर्तमान समय में संस्कृत शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम, भाषा सीखने वाले ऐप्स और इंटरैक्टिव वेबसाइटें शामिल हैं। छठवां है खेल खेल में शिक्षण। इस विधि में छात्रों को खेलों के माध्यम से भाषा सीखने का अवसर प्रदान करता है। सातवां है समूह कार्य। इस विधि में छात्रों को समूहों में काम करके भाषा सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, स्वस्वर पाठन के उद्देश्य बताइए। ये प्रश्न तीसरी बार पूछा हुआ है, तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। स्वस्वर पाठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है पढ़ने की गति और प्रवाह में सुधार। स्वस्वर पठन छात्रों को धीरे धीरे और शब्दों को तोड़कर पढ़ने के बजाय तेजी से और धारा प्रवाह पढ़ने में मदद करता है। दूसरा है उच्चारण और लय में सुधार। स्वस्वर पठन छात्रों को शब्दों का उचित उच्चारण करने और पाठ को लयबद्ध तरीके से पढ़ने में मदद करता है। तीसरा है समझ और व्याख्या में सुधार। स्वस्वर पठन छात्रों को पाठ के अर्थ को बेहतर ढंग से समझने और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। और चौथा है शब्दावली और व्याकरण में सुधार। स्वस्वर पठन छात्रों को नए शब्दों और व्याकरणिक संरचनाओं को सीखने और उनका उपयोग करने में मदद करता है। पांचवा है एकाग्रता और ध्यान में सुधार। स्वस्वर पठन छात्रों को एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। छठवां है आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति में सुधार। स्वस्वर पठन छात्रों को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। सातवां है मनोरंजन और आनंद। इसमें है स्वस्वर पठन छात्रों के लिए एक मनोरंजक और आनंददायक गतिविधि हो सकती है। और आठवां है सार्वजनिक बोलने में सुधार। इसमें है स्वस्वर पठन छात्रों को सार्वजनिक बोलने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। परवल, बैग, हाथी, कबूतर, मिर्च, केला, हंस, लाल। ये देखिए परवल भी आया हुआ है, कबूतर को भी हम लोगों ने पीछे अभी इसी क्लास में पढ़ा और केला को भी पढ़ा, रिपीट भी हो रहे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द। तो परवल का संस्कृत होता है कुलकम, बैल का वृषभ, हाथी का गज, कबूतर का कपोत और मिर्च का मरीचिका, और केला का कदली फलम, हंस का मराल, लाल का रक्त। ये जो था ये जानवरों के नाम, पक्षी के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम संस्कृत में, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, थर्ड सेमेस्टर में भी है। और ये भी है जो 1 से 50 तक के संख्याओं का संस्कृत में नाम, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, थर्ड सेमेस्टर में भी है। काफ़ी मिलता जुलता सिलेबस है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत का। प्रश्न संख्या 39 है 11 से 20 तक के संख्या वाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो लिखेंगे 11 से 20 तक के संख्यावाचक शब्द। 11 का संस्कृत होता है एकादश, 12 का द्वादश, 13 का त्रयोदश, 14 का चतुर्दश, 15 का पंचदश, 16 का षोडश, 17 का सप्तदश, 18 का संस्कृत होता है अष्टादश, 19 का नवदश या एकोनविंशति यानी 20 में एक कम, और 20 का होता है विंशति। प्रश्न संख्या 40 है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। श्लोक है तेजो से तेजो मयि धेहि, और वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलम मयि धेहि, और ओजस्सी बलम मयि धेहि। इसका हिंदी में अर्थ होगा हे ईश्वर तुम तेज रूप में हो, यानी पहले का होगा हे ईश्वर तुम तेज रूप में हो, अतः मुझ में तेज स्थापित करो। दूसरे का अर्थ है दूसरे लाइन का तुम शक्ति रूप हो, यानी वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। इसका अर्थ होता है अतः मुझ में शक्ति स्थापित करो, इसका भावार्थ है। और तीसरा लाइन है बलमसि बलममयि धेहि। इसका हिंदी में अर्थ है तुम सामर्थ्यवान हो, अतः मुझ में सामर्थ्य स्थापित करो। और चौथा लाइन है ओजस्वी बलममयि धेहि। इसका अर्थ है तुम ओज स्वरूप हो, अतः मुझ में ओज स्थापित करो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, पट धातु का लट लकार का रूप लिखिए। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। पट धातु का लट लकार में हो जाएगा रूप पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठता, पठत, और पठामी, पठाव, पठामा। प्रश्न संख्या 42 है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। छात्र चला गया, इसका संस्कृत अनुवाद होगा छात्र अगच्छत। दूसरा है यह घर सुंदर है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा इदम गृहम सुंदरम अस्ति। तीसरा है मैं चित्र को देखता हूँ, इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम चित्रम पश्यामि। और चौथा है गुरु को नमस्कार है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा गुरुवे नमः। इसके बाद है 2017 का क्वेश्चन पेपर। 2017 का क्वेश्चन पेपर का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है
द्वि शब्द का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में द्वितीय तथा चतुर्थी विभक्ति में रूप लिखिए। तो द्वि शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय और चतुर्थ का रूप हो जाएगा द्वितीयम, द्वितीयो, द्वितीयान, और चतुर्थी विभक्ति में द्वितीयस्य, द्वितीयस्मै, द्वितीयभ्याम, द्वितीयेभ्यः। और स्त्रीलिंग में द्वय का तृतीय और चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा द्वितीयाम, द्वितीये, द्वितीया, और चतुर्थी में द्वितीयस्मै, द्वितीयभ्याम, द्वितीयेभ्यः। प्रश्न संख्या 44 है अस्था धातु का विधि लिंग मध्यम पुरुष में तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो हमने तीनों वचनों के तीनों पुरुष को ऐड किया है, लेकिन इसमें पूछा हुआ है मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में हो जाएगा तिष्ठे, तिष्ठतम, तिष्ठेत। प्रश्न संख्या 45 है विद्यालय पर संस्कृत में 2 वाक्य लिखिए। यानी विद्यालय के बारे में कुछ भी आप 2 वाक्य लिखेंगे। तो इसका उत्तर होगा विद्यालय पर संस्कृत में 2 वाक्य निम्नलिखित हैं। पहला है मम विद्यालय अति सुंदरम अस्ति, यानी मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। दूसरा है मम विद्यालय एक पुस्तकालय अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। ये आप 2 लिख लेंगे, बाकी मैंने यहाँ पे 5 ऐड किया हुआ है, कोई भी इसमें से आप 2 लिख सकते हैं। विद्यालय शिक्षा भवति, अब विद्यालय एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, यानी विद्यालय में एक सुंदर उद्यान यानी बगीचा या गार्डन भी है। और 5वां है विद्यालय मध्यम अतीत रोचते। इसके बाद है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है आगत्य शब्द में उपसर्ग धातु तथा प्रत्यय अलग अलग करिए तथा नाम लिखिए। उत्तर आगत्य शब्द में गम धातु, आ उपसर्ग और अ यानी लेप प्रत्यय लगा है, अर्थात आ धन गम धन लेप बराबर आगत्य बना है। प्रश्न संख्या 47 है अपादान कारक की विभक्ति तथा उसका चिन्ह संस्कृत भाषा में एक उदाहरण सहित लिखिए। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको। हेडिंग लिखेंगे अपादान कारक, जिस वस्तु से किसी का पृथक होना पाया जाता है अर्थात जिससे वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका विभक्ति चिन्ह से अलग होने के लिए होता है। ये अलग होने के लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। उदाहरण है इसका वृक्षात पत्राड़ी पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। दूसरा है महेश आसनात उत्तिष्ठति, यानी महेश आसन से उठता है। तीसरा है गंगा विद्या हिमालयात प्रभवती, यानी गंगा विद्यालय से निकलती हिमालय से निकलती है। प्रश्न संख्या 48 है निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखिए। श्लोक है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहत पावक न चैनन क्लेदयन तापो न शोषयति मारुतः। इसका हिंदी अर्थ होगा आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न इसे अग्नि जला सकती है और न जल इसे गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है, अर्थात आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 49 है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है वाग के चारों ओर जल है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा उद्यानाम परितः जलम अस्ति। दूसरा है मोहन लता के साथ जाता है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा मोहना लताया सह गच्छति। तीसरा है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका संस्कृत अनुवाद है रामेण पुस्तकम पठति। और चौथा है वह श्याम से अधिक मोटा है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा स श्यामेन अत्यधिक स्थूला अस्ति। स्थूला का अर्थ होता है मोटा। इसके बाद है 2016 का क्वेश्चन पेपर। 2016 का पहला लघु त्रिप्रश्न है द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। देखिए द्वंद्व समास तो है आपके सिलेबस में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समास है बहुविकल्पी और अति लघुत्री में ही पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोगों को लघुत्री में देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे फिर भी एक प्रश्न मिल गया इससे, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे इसका द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, इसका सूत्र है, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण राम कृष्ण यानी रामश्च कृष्णश्च। द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, परंतु एक शेष को शामिल करके कुल 3 भेद होते हैं। लेकिन अब और जो आपको पूछेगा ना कि समास के द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, आप 3 बताएंगे, क्योंकि एक शेष को तो शामिल करने को बोल ही रहा है कि एक शेष को शामिल करके 3 भेद हो जाते हैं, तो 3 ही भेद होंगे इसके।
और जो बहुविकल्पी में पूछेगा तो 3 टिक कीजिएगा। पहला है इतरेत्तर द्वंद्व समास। जब समास में उपयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं तो उसे इतरेत्तर द्वंद्व कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मणौ यानी रामश्च लक्ष्मणश्च। दूसरा है समाहार द्वंद्व। जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार अर्थ का भी बोध कराते हैं उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। यह हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। जैसे पाड़ी पादम यानी पाड़ी च पादौ च तेसाम समाहार, हाथ और पैर का समूह। यहाँ पे समूह का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पे समाहार समास है। इसमें है कि अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह तथा समाहार अर्थ को भी बोध करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है। तीसरा है एक शेष द्वंद्व। जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे दुही तरव यानी पितरौ दुहिता च यानी माता च पिता च। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ बताइए। श्लोक दिया हुआ है, साहिम्य यंगीत कलाविहीन साक्षत पशु पुच्छ पिषाणहीन तृष्णम न खादानपि जीवमान तब्ध गधेय परम पशु नाम। देखिए काफ़ी कठिन श्लोक दिया हुआ है। इसका हिंदी में अर्थ होगा, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है वह पूंछ और सींगों के बिना साक्षात पशु के समान है। ऐसा व्यक्ति चारा न खाते हुए भी इस पृथ्वी पर जीवन धारण करता है। प्रश्न संख्या 52 है, संस्कृत भाषा पर संस्कृत में 4 वाक्य लिखिए। यानी संस्कृत के बारे में 4 वाक्य संस्कृत में लिखना है तो इसका उत्तर लिखेंगे, संस्कृत भाषा पर संस्कृत में 4 वाक्य निम्नलिखित हैं। पहला है, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। दूसरा है, भारतीयता साधकम संस्कृतम। और तीसरा है, सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदाच संस्कृत भाषा में सन्ति। और चौथा है, भारतीत्व संपादकम संस्कृतम। ये 4 वाक्य हो जाएंगे संस्कृत में संस्कृत भाषा के बारे में। प्रश्न संख्या 53 है, संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किन किन श्रव्यदृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है। उत्तर, संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित श्रव्यदृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है। पहला है चित्र और फोटो। प्राचीन भारत संस्कृत साहित्य और संस्कृति में से संबंधित चित्र और फोटो छात्रों को भाषा और संस्कृति से जोड़ने में मदद करते हैं। दूसरा है श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। श्यामपट्ट शिक्षक का अभिन्न मित्र है। सामान्य आर्थिक स्थिति वाला शिक्षक भी इसका उपयोग करता है। तीसरा है लपेट यानी श्यामपट्ट। लपेट श्यामपट्ट यानी रोलर ब्लैक बोर्ड। इसका उपयोग चित्र उद्धरण एवं, यहाँ पे एवं है अर्व नहीं है, एवं परिभाषाओं हेतु किया जा सकता है। इससे कक्षा में अतिरिक्त श्रम एवं समय की बचत होती है। चार्ट किसी काव्य की प्रस्तावना एवं व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करने हेतु स्वनिर्मित चार्ट बहुत उपयोगी एवं प्रभावकारी हैं। पांचवा है एनिमेशन। संस्कृत व्याकरण और शब्दावली को समझने के लिए एनिमेशन एक आकर्षक माध्यम है। प्रश्न के 54 है, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के क्या नियम है, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में प्रयोग के नियम। तो पहला नियम है, कर्तवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर के अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। दूसरा है, कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को प्रयुक्त क्रिया में बदला जाता है। उदाहरण, कर्तवाच्य में सेंटेंस दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है, अहम शिक्षा लभते। इसको परिवर्तित करेंगे जब कर्मवाच्य में, मया शिक्षा लभते हो जाएगा। कर्मवाच्य में फिर दूसरा दिया हुआ है एग्जाम्पल, सह पुस्तकम पठति। इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, तेन पुस्तकम पठेते। प्रश्न संख्या 55 है, षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति क्यों नहीं मानी जाती, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं कहा जाता क्योंकि उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, अपितु उसका संबंध कर्ता, कर्म आदि कारकों से होता है। अतः क्रियान्वित कारकत्वम यह लक्षण उसमें घटित
नहीं होता है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इसका उदाहरण है दशरथस्य पुत्र राम वनम गच्छति। यहाँ दशरथ का गच्छति क्रिया के साथ कोई साक्षात संबंध नहीं है, अतः इसे कारक नहीं कहते हैं। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पे दशरथ जो है, दशरथ का कहाँ क्रिया के साथ कोई संबंध है? यहाँ पे दशरथ च पुत्र है ना, दशरथ के पूर्व राम का संबंध है क्रिया के साथ कि वो जाते हैं वन जाते गच्छति गए। तो यहाँ पे राम का संबंध है क्रिया के साथ, ना कि दशरथ का। दशरथ का तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है। प्रश्न के 56 है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है वह पढ़ने के लिए प्रयाग में रहता है, यानी प्रयागराज में रहता है, इलाहाबाद में। तो इसका संस्कृत होगा स पठनाय प्रयोग निवसति। और दूसरा है विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष हैं। इसका संस्कृत में अनुवाद है विद्यालय परित निम्बाशोक वृक्ष अस्ति। और तीसरा है भगवान वासुदेव को नमस्कार है, यानी भगवत वासुदेव नमः। और चौथा सेंटेंस है वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। तो इसका संस्कृत अनुवाद है वाराणसी गंगया तटे विराजमाना अस्ति। हम लोगों ने आज कितना प्रश्न 56 प्रश्नों को पढ़ लिया था। 8 साल के प्रश्न पत्र को पढ़ लिया, और एक प्रश्न पत्र में लघुत्तरी के 7 प्रश्न होते हैं, तो 8 सत्ते 56 प्रश्नों को पढ़ लिया। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3rd सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का अलग अलग लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।